हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस अपने चैनल पर। और जैसा कि अपना जैव प्रक्रम चल रहा है बच्चों, और जैव प्रक्रम में हमने अब तक सबसे पहले पादपों में और जंतुओं में पोषण के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी श्वसन के बारे में, और तीसरे नंबर पर हमने बात की थी बच्चों जंतुओं में परिसंचरण तंत्र जो होता है, जिसमें अपना मुख्य अंग होता है हृदय। हृदय किस प्रकार से अपनी क्रिया करता है उसके बारे में हमने बात की थी। अब हम बात करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में, हम बात करेंगे पादपों में वहन, पादपों में परिवहन। जो परिवहन है पादपों में, क्या पादपों में रक्त पाया जाता है? जैसा हमने पढ़ा हमारी बॉडी के अंदर रक्त होता है जो पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करता है। क्या पादपों में ऐसा होता है? जी नहीं, पादपों में कोई किसी प्रकार का रक्त नहीं होता। तो पादपों के अंदर किस प्रकार से पदार्थों का आना जाना होता है, कौन करता है? तो यहाँ पर पादपों में एक पाया जाता है संवहन उत्तक। संवहन उत्तक पाया जाता है बच्चों, और इस संवहन उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जाइलम उत्तक और एक होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम बच्चों दो प्रकार के उत्तक होते हैं। संवहन उत्तक जिसमें एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। जाइलम जो है, इंपॉर्टेंट सवाल 2022 के दृष्टि से, जाइलम किसका परिवहन करता है? जाइलम जल व खनिजों का, जल व खनिजों का परिवहन ऊपरी मुखी दिशा में। इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान रखना। जाइलम, देखो याद रखने का तरीका, जाइलम में जय और जल में जय। जल व खनिजों का परिवहन जाइलम करेगा, पादपों की बात कर रहे हैं बच्चों। और कौन सी दिशा में करेगा? नीचे से ऊपर की ओर, ऊपरी मुखी दिशा के अंदर करता है। जैसा आप सब जानते हैं बच्चों, पादपों के अंदर जो जल है वो जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। मिट्टी में मिले हुए जल को, मिट्टी में जो नमी होती है उसको जड़ें अवशोषित करती हैं, पराशरण की क्रिया द्वारा जड़ के अंदर प्रवेश करता है, और फिर जाइलम उत्तक के अंदर एक सतत संसंजन बल के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो उसको ऊपर की तरफ और खिंचाव बल लगाती है, उसके द्वारा जो जल और खनिज हैं साथ में, वो परिवहन होकर के पत्तियों तक पहुंचते हैं। इसकी केवल एक ऊपरी दिशा के अंदर ही, एक ही दिशा में, ये भी ध्यान रखना है, केवल नीचे से ऊपर की ओर ही जल व खनिजों का परिवहन करता है। कौन? जाइलम। उसके बाद बात आती है अपने फ्लोएम की। फ्लोएम जो है अपना, फ्लोएम क्या काम करता है बच्चों? देखिए, फ्लोएम जो है वो भोजन, जो भोजन बना है, भोजन कहाँ बना? भोजन कहाँ बना? हाँ, भोजन का परिवहन पत्तियों में बना ना भोजन, पत्तियों से जड़ों तक, तथा आवश्यकता पड़ने पर नीचे से ऊपर की ओर। देखो मतलब नीचे की तरफ आएगा तो उसको कहेंगे अधोमुखी, व नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपरी मुखी। याद रखना बच्चों, करता है। फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन ऊपर से नीचे, पादप में जब नीचे संचित हो जाता है, पतझड़ आ जाती है, पत्तियां गिर जाती हैं तो भोजन नहीं बनता। उस समय पौधे में स्टोर जो नीचे के भागों में जो भोजन होता है उसको ऊपर नईकों पर लाने के लिए जो यूज करना होता है उसको नीचे से ऊपर की तरफ ही ले जाया जाता है। तो बच्चों आपने देखा, अधोमुखी और ऊपरी मुखी दोनों दिशाओं में फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है। तो ये है संवहन उत्तक जो पादपों परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, जाइलम और फ्लोएम। समझ में आ गई बच्चों बात? और जाइलम के अंदर जल को ऊपर ले जाने के लिए जो मदद करता है वो है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन बच्चों, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? जो रंध्र होते हैं ना पादपों में, रंध्रों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना या उत्सर्जित होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है।
जल का रंध्रों के द्वारा वाष्प बनकर बाहर निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। और इसकी वजह से खिंचाव बल लगता है, जिसके कारण आसानी से जो जल और खनिज हैं वो जाइलम द्वारा ऊपर की दिशा में गति कर पाते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों के कार्य भी आपको याद रखने हैं। ये था पादपों में संवहन ऊतक। ठीक है बच्चों, 10वीं लेवल पे इतना ही काफ़ी है। ये था अपना संवहन का काम करवाने के लिए। तो इस प्रकार से अपने 3 जो जैव प्रक्रम हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम चौथे जैव प्रक्रम की तरफ बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। चौथा जो अपना जैव प्रक्रम है वो है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, सबसे पहले बात आती है इसमें जो तंत्र है कि ये उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन बच्चों होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, जिनका हमारी बॉडी के अंदर कोई यूज नहीं है, उन्हें कहते हैं वर्ज्य पदार्थ। क्या कहते हैं बच्चों? वर्ज्य। वर्ज्य पदार्थ यानी अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। तो होता क्या है, शरीर में बने अनावश्यक या हानिकारक वर्ज्य पदार्थों को, और वो भी उत्सर्जन तंत्र में मुख्य है नाइट्रोजन युक्त। कौन है? नाइट्रोजन युक्त। ध्यान रखना, तो बॉडी के अंदर नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों या नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और इसके लिए कार्य करने वाले जितने भी अंग हैं वो सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं? उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। उत्सर्जन तंत्र में जो अंग कार्य करते हैं उसमें मुख्य अंग है आपका वृक्क। वृक्क बोले तो किडनी है, गुर्दे। कई लोगों के वृक्क और किडनी यानी वृक्क या किडनी खराब हो जाते हैं ना। हाँ, वृक्क ये है अंग, पहला अंग वृक्क है। फिर है आपका मूत्रवाहिनी, जो वृक्कों में मूत्र बनता है उसको ले जाने वाली। फिर है मूत्राशय, मूत्राशय के अंदर मूत्र स्टोर होता है। और फिर है मूत्र मार्ग, जहां से मूत्र को हम समय समय पर निष्कासित या उत्सर्जित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अपने उत्सर्जन तंत्र की, अगर आपसे मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना पूछे तो देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वैसे किताब में बहुत ही अच्छी तरीके से दे रखा है। ये 2 प्रकार के इसके अंदर आपको पता है वृक्क होते हैं अपने, दायां और बायां। ये 2 नलियां यहाँ से गई हैं और ये दोनों नलियां जा करके आपके मूत्राशय के अंदर खुलेंगी बच्चों। मूत्राशय थैलीनुमा पेशी अंग होता है। ठीक है, ये इस तरह से इसके अंदर ब्लड को लेकर आने के लिए और वापस ले जाने के लिए भी एक तो होती है लाने के लिए, दूसरी नली और होती है एक बच्चों वो वापस ले जाने के लिए। इसके अंदर रक्त है वो, ये दोनों वृक्क दायां और बायां वृक्क हैं। ये अपनी मूत्रवाहिनी है, ये मूत्राशय है बच्चों। ये वृक्क हो गए। ये 2 प्रकार की धमनियां होती हैं जो रक्त को यहाँ पर लेके जाती हैं और वापस अभिवाही और अपवाही। ठीक है, इस प्रकार से अपना जो उत्सर्जन तंत्र है उसके विभिन्न भागों की स्ट्रक्चर है। पूछा जा सकता है आपसे मानव उत्सर्जन तंत्र, तो किताब में देखिए इसका डायग्राम अच्छी तरह से बना लीजिएगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। ये है मानव उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र की जब बात आती है तो उत्सर्जन तंत्र के अंदर जो उत्सर्जित किया जाता है पदार्थ, जो मूत्र अपन कह रहे हैं, उसमें मुख्य जो उत्सर्जित पदार्थ होता है, देखिए होता क्या अपनी बॉडी के अंदर बनता है अमोनिया। क्या बनता है बच्चों? अमोनिया। ये होता है अधिक हानिकारक, अधिक हानिकारक होता है, बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। जैसे ये बनता है अपना जो यकृत है, यकृत लीवर, वो इस हानिकारक अमोनिया को कम हानिकारक यूरिया में परिवर्तित कर देता है, जिसका फॉर्मूला NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है बच्चों। देखो इसमें नाइट्रोजन है ना, इसलिए तो कह रहे हैं नाइट्रोजन युक्त ये यूरिया बना। इस यूरिया का क्या करना होता है? उत्सर्जन करना होता है। जो मूत्र होता है उसमें लगभग 2% तक क्या होता है, अपन जो मूत्र का त्याग करते हैं उसमें लगभग 2% क्या होता है बच्चों? यूरिया होता है। कितना परसेंट?
2% तक इसमें क्या होता है, यूरिया होता है। तो ये जो यूरिया पदार्थ है, ध्यान रखना, अमोनिया को यकृत ने किस में बदल दिया, यूरिया में। यानी मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है उत्सर्जन तंत्र का, यूरिया। और इसको बाहर निकालने का जो काम है, हमारे जो वृक्क होते हैं उनमें लाखों की संख्या में वृक्काणु होती हैं। तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक मूलभूत इकाई, इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, मूलभूत इकाई क्रियात्मक, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक मूलभूत इकाई, या वृक्काणु की, उसकी कह दो आप, वृक्क की कह दो, एक ही बात है, क्योंकि मुख्य अंग तो है वृक्क। देखो उत्सर्जन तंत्र का मुख्य जो अंग है वो तो है वृक्क, और उत्सर्जन तंत्र की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक मूलभूत इकाई है वो है वृक्काणु, जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। ये नाम काफी प्रसिद्ध है बच्चों, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या करता है, जो रक्त यूरिया लेकर के आता है उसमें से उसको छान करके अलग करता है। तो लाखों नेफ्रॉन जो होती हैं दोनों के अंदर बहुत अधिक संख्या में, वो लगातार ये काम करती रहती हैं। और नेफ्रॉन जो है वो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, यानी हम बात करेंगे नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन जो होती है, एक नेफ्रॉन, उसकी अगर अपन बात करें तो उसके आगे का जो भाग है वो इस तरह से कटोरीनुमा होता है बच्चों, कटोरीनुमा संरचना होती है इसकी इस तरह से। और फिर पीछे की तरफ यहाँ पर इसमें छिद्र पाए जाते हैं, पोडोसाइट्स कहते हैं। और ये जो कफनुमा संरचना है, इसके अंदर एक धमनी जो नलिकाओं को लेकर आती है और एक बाहर निकलती है। इस तरह से नलिकाओं का, इसमें वाहिकाओं का जाल होता है। ये अपनी धमनी है एक, ये दूसरी धमनी है, सिरा कह दो इसको। इसमें से अशुद्ध रक्त आएगा और इसमें से बाहर शरीर के अंदर वापस जाएगा। ये जो कपनुमा संरचना है ये कहलाता है बोमेन संपुट। ये जो रक्त को लेके आती है कहलाती है अभिवाही नलिका, और जो बाहर लेके जाती है वो कहलाती है अपवाही नलिका। और ये जो बोमेन संपुट के अंदर इनका जाल है ये कहलाता है ग्लोमेरुलस। जाल जो है वो कहलाता है ग्लोमेरुलस, है ना। और फिर ये पीछे की तरफ जो नलिका है देखिए, ये यहाँ जाकर के एक यू आकार की नलिका में परिवर्तित हो जाती है। और ये नलिका बच्चों लास्ट में देखो, ये नलिका है एक, इसके अंदर बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आकर के अन्य नलिकाएं जुड़ती हैं। ठीक है, ये है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो जस्ट पीछे का भाग है ये कहलाती है समीपस्थ नलिका। ये जो यू आकार की स्ट्रक्चर है वो कहलाती है हेनले लूप। और ये जो पीछे की नली है दूर वाली, बोमेन संपुट से दूर वाली नली है जिस नलिका के पास है वो कहलाती है दूरस्थ नलिका। और ये जिसमें सारी नेफ्रॉन आकर के जुड़ती हैं ये कहलाती है संग्राहक नलिका में आकर सारी जो नेफ्रॉन है वो सारी जुड़ती हैं। ये नेफ्रॉन की संरचना है बच्चों। और यहां पर क्या होती है, इस नेफ्रॉन के चारों तरफ नलिकाओं का जाल होता है, इस तरह से फैला होता है। वो क्या करता है अभी बताएंगे आपको। और वो जाकर के फिर से एक नलिका अपनी यहाँ पर जो वापस रक्त को लेके जा रही है उसी के साथ में जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये नलिका जो है इसमें रक्त बहता है और इसके अंदर जो उपयोगी पदार्थ भी छन के चले जाते हैं ना, उनको पुनः अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है, पुनः अवशोषित कर लेती है। अब बात आती है कि मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। मूत्र निर्माण
मूत्र का निर्माण किस तरह से होता है? तो पहली स्टेप है इसमें निस्यंदन। निस्यंदन, निस्यंदन का मतलब छानना। जो यूरिया युक्त रक्त है वो आकर के बोमेन संपुट के अंदर, देखो अभिवाही नलिका का आकार थोड़ा बड़ा होता है, अपवाही का थोड़ा छोटा, तो आने वाले रक्त ज्यादा होगा तो प्रेशर पड़ेगा। पोडोसाइट्स की सहायता से यहाँ से क्या होगा, जो रक्त है वो छनेगा, रक्त में से अशुद्धियां छन करके समीपस्थ नलिका में डाल दी जाएंगी। होता क्या है बच्चों, जो निस्यंदन है वो कहते हैं कि एक दिन में यानी 24 घंटे में एक जो व्यक्ति है उसकी जितनी भी ये नेफ्रॉन होती हैं सारी मिलकर के 180 लीटर निस्यंदन बनाती हैं। 180 लीटर बहुत ज़्यादा होता है, जबकि आपको पता है एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर मूत्र का त्याग करता है केवल। ठीक है, तो यहां पर जो ये बनता है ना निस्यंदन, जो निस्यंद बन रहा है वो तो बहुत अधिक है। तो फिर 1.5 लीटर में से सर बाकी कहां गया? अगर 2 लीटर भी सोचें तो 178 लीटर कहां गया? तो यहां पर क्या होता है बच्चों, निस्यंदन का मतलब तो होता है ये प्रेशर के कारण ये छनने की क्रिया है, जिसमें उपयोगी पदार्थ कुछ जैसे ग्लूकोज, जल, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, जल, एमिनो अम्ल, कुछ शर्करा है ना, कुछ खनिज पदार्थ जो है वो छन करके इसके साथ चले जाते हैं। और फिर दूसरी जो प्रक्रिया है बच्चों वो है पुनरावशोषण। पुनरावशोषण बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया। ये प्रक्रिया नहीं हो तो व्यक्ति पूरे दिन इसी काम में लगा रहेगा, मूत्र त्याग में ही, है ना। पुनरावशोषण, तो पुनरावशोषण समीपस्थ नलिका से दूरस्थ नलिका के बीच में यहां तक कंप्लीट होता है और उसमें से जल, ग्लूकोज, जो भी उपयोगी पदार्थ हैं उनको पुनः अवशोषित किया जाता है, क्योंकि एक बार छन गया बाहर निकलने के लिए जा रहा है, उसको पुनः अवशोषित किया जाता है, इसलिए कहते हैं पुनरावशोषण। और पुनः अवशोषित करके उसको वापस ब्लड में डालते हैं, जो वापस शरीर में जाकर के उपयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार से अपना होता है, ये क्रिया विधि हो गई निस्यंदन और पुनरावशोषण। और फिर जो अपशिष्ट बच गया उसका कर दिया जाता है परित्याग यानी उत्सर्जन, निष्कासन, है ना। जो फिर बच गया वो संग्राहक नलिका में डाल दिया जाता है और फिर वो क्या कर दिया जाता है, मूत्र वाहिनियों की सहायता से मूत्राशय में चला जाता है और वहां से उसको बाहर त्याग दिया जाता है। तो यह है बच्चों मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। वोमेन संपुट की संरचना आपसे, सॉरी, ये जो अपनी नेफ्रॉन है इसकी संरचना और क्रिया विधि आपसे पूछी जा सकती है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है बच्चों। तुम्हारा श्याम रंगीला पलका उठाओ फागण आ गयो, जिम्हारा देव हटीला पलका उठाओ फागण आ गयो, पलका उठाओ फागण आ गयो, जिम्हारा श्याम रंगीला पलका उठाओ फागण आ गयो। हाँ जी, फागण किस मस्ती में। अगला टॉपिक है अपोहन। यहां पर एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसको कहते हैं डायलाइसिस। डायलाइसिस ये जो है एक प्रकार का कृत्रिम अपना जो वृक्क होता है वो होता है कृत्रिम वृक्क, और इसको कह सकते हैं कृत्रिम मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। अपोहन में क्या होता है बच्चों, कभी कभार क्या होता है किसी प्रकार के इन्फेक्शन के कारण, संक्रमण के कारण या किसी चोट वजह से व्यक्ति का जो किडनी है वो दोनों खराब हो जाती हैं या निकालना पड़ता है उनको, दोनों किडनी काम करना बंद कर देती हैं। तो उस व्यक्ति के शरीर में जो रक्त में जो यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए हॉस्पिटल के अंदर एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे कृत्रिम वृक्क कहते हैं, और उसके द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे कहते हैं अपोहन। वृक्क खराब होने के बाद जो मूत्र में से अशुद्धियां पृथक करने की प्रक्रिया है, कृत्रिम प्रक्रिया है, नेचुरल नहीं है, वो क्या कहलाती है, अपोहन या डायलाइसिस कहलाती है। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है, बॉडी का संपूर्ण रक्त जो है बॉडी से बाहर निकाल करके, और विशेष प्रकार की नलियां होती हैं उनके अंदर एक अपोहन द्रव भरा रहता है, उसमें से उसको प्रवाहित करते हैं, तो वहां से वो छन करके यूरिया जैसी अशुद्धियां और उपयोगी पदार्थ भी वहां पर अलग हो जाते हैं। अपोहन की एक समस्या यही है कि जहां अपने नेचुरल में देख रहे थे कि पुनः अवशोषण होता है, यहाँ जो छन गया वो छन गया, उसका पुनः अवशोषण नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये क्रिया है अपोहन या डायलाइसिस जो करवाई जाती है कृत्रिम रूप से हॉस्पिटल के अंदर। तो बच्चों ये थे आपके जय प्रकरण के सभी टॉपिक्स, बहुत सिंपल से तरीके से आपको, बहुत ही शॉर्ट तरीके में आपको बता दिए हैं। अब आप लोग इसकी अच्छी तैयारी करें, क्योंकि इसमें कोई खास घबराने वाली बात है नहीं। कोई आपसे पूछे कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड भी तो होता है अपशिष्ट, तो इसको बाहर निकालने के लिए अंग होता है फेफड़ा। क्या होता है,
फेफड़े, फेफड़े होते हैं ना अपने फेफड़े, फुफ्फुस। और अगर आपसे कोई पूछे यूरिया, यूरिया का उत्सर्जन करने के लिए जो अंग है वो कौन है, तो इसका आंसर आएगा वृक्क या किडनी। ध्यान रखना, CO2 का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा होता है और यूरिया या यूरिकमल पक्षियों में यूरिकमल के रूप में उत्सर्जन होता है, ये वृक्क होता है ना। अमोनोटेलिक अमोनिया के रूप में उत्सर्जन होता है मछलियों में क्या है, जल की पूर्ति है, जल में ही रहती हैं, तो वहां उनका अमोनिया के रूप में उत्सर्जन होता है। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी किस प्रकार से क्या कर रहे हैं ये आप जाने, कोई बताता तो है नहीं, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि आप लोग अच्छी से अच्छी पढ़ाई करते रहें और अपने लक्ष्य को ना भूलें। आपका लक्ष्य है 2022 बोर्ड परीक्षा, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।